Assalamu alaikum everyone. This is Shazana Memon. I'm the manager monitoring and evaluation at National Incubation Center Hyderabad and moderator for today's event. I welcome you all here on the board and look forward to have a good discussion over the topic that we are going to discuss here is startup prospects in rural settlements. मैं थोड़ा सा अपना एनआईसी के बारे में बताऊंगी क्योंकि एनआईसी के हवाले से सब लोग जानते हैं कि एनआईसीज आर एक्चुअली बिल्ट अप फॉर द प्रॉस्परस पाकिस्तान बनाने के लिए हमें कुछ स्टार्टअप्स पे उनको फैसिलिटेट करना और इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनआईसीज जो है वो अभी तक काम कर रहे हैं इन डिफरेंट सिटीज दे आर वर्किंग 5 इन द प्रोविंशियल सिटीज and one is in Hyderabad and Faisalabad, etc. NIC Hyderabad is the 6th National Incubation Center, and हमने जो स्टार्ट किया है जुलाई 2022 से हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर हैदराबाद में स्टार्ट हुआ है. We are aiming at facilitating and startups and making this startup ecosystem more stronger in Hyderabad and rural areas of Sindh. आज का जो इवेंट है हमारा वो इसलिए भी हमारे लिए ज्यादा अहमियत रखता है क्योंकि हैदराबाद इज एक्चुअली द हब ऑफ सिंध. मतलब कराची में तो डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन रूरल एरियाज और रूरल कम्युनिटीज के बारे में बात करें तो वी हैव वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल. So we will discuss about the opportunities, we will discuss about their strengths and how we can make them more strong और उनको किस तरह से हम और ज़्यादा opportunities दे सकते हैं. So we will discuss in today's discussions, inshallah. So proceeding further, I would like to tell you the agenda of today's program. What we are going to discuss is startup ecosystem awareness in rural societies, startup uniqueness and sustainability, startup mentors role in mentoring of rural-based communities, prospects of participating in economic development in new rural startups, or the last but not the least is role of education sector in motivating students towards entrepreneurship. आज के जो सेशन में हमारे पास पैनलिस्ट हैं, दे आर हुमा जबीन. शी इज द प्रोजेक्ट लीड जूनियर CEO चैलेंज. Ajaz Khan, he is the co-founder and CEO of Pace College. He is to join us soon. Zohra Umar, she is the founder and lead facilitator in Mentor Hub. Kapil Kumar, he is the founder of Riansh Consulting. And Tariq Shah, who is the chairman Rotary Club and chairman of All Pakistan Private School Association, and Prem Sagar, who is the founder of ILEAD organization. So I welcome you all. और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी मिस हुमा जबीन को, as she is the founder and project lead of Junior CEO Challenge. She is the project lead of Junior CEO Challenge. So Huma, I would like to know your experience as a corporate trainer. और आपको क्या जहन में आया या क्या सोचकर आपने एक जूनियर लेवल पे इस इकोसिस्टम के बारे में सोचा. So I just want to know, आप अपना जो थोड़ा सा ब्रीफ बताएं. थैंक यू वेरी मच शजाना. बेसिकली हम काम करते हैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर, हम काम करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर. तो जो एक गैप जो जिसकी वजह से एनआईसीज भी बने हैं, जिसकी वजह से ये सारे के सारे एफर्ट्स हो रहे हैं, जो हमें नजर आता है वो एजुकेशन का और कॉर्पोरेट सेक्टर का, वो वर्किंग सेक्टर का जो गैप है, इट्स देयर. जो टेक्निक्स, जो चीजें बच्चों को स्कूल्स के अंदर या एजुकेशन सेक्टर के अंदर सिखाई जा रही हैं, वो उनको जॉब के अंदर उनकी जॉब की वो रिक्वायरमेंट्स ही नहीं है, वो वहां पे उनको काम ही नहीं आ रही होती हैं. और नए सिरे से कॉर्पोरेट्स को उन सब चीजों के ऊपर काम करना पड़ता है. वो
चाहे उनकी स्किल्स हो गए, वो उनके सॉफ्ट स्किल्स हो गए, वो उनकी ग्रूमिंग हो गई, वो उनकी कम्युनिकेशन हो गई। तो ये सारी की सारी चीजें हमें नजर आ रही थी व्हेन वी वर वर्किंग। और इस वजह से हमने पेस, सबसे पहले तो 3 साल पहले जो है वो पेस कॉलेज जो है, पेस कॉलेज फॉर एडवांस स्टडीज जो है वो बनाया गया, विच इज द फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप कॉलेज ऑफ पाकिस्तान। ये एक इसका बहुत बड़ा तारुफ है, उसका बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है ये। और फिर वहां से हमने देखा कि हम किस तरह से बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर आए। शहजाना, यहाँ पे मैं एक बात ये कहूंगी कि हम सब जब काम कर रहे होते हैं तो हमें एक चीज ये बहुत नजर आती है, खासतौर पर स्कूल लेवल के ऊपर, कि हम अपने बच्चों की जो करियर काउंसलिंग है, एक तो वो बहुत लेट शुरू करते हैं। हमारे में जाके या मैट्रिक में जाके जब वो साइंस और आर्ट्स ले लेते हैं, तो उसके वहां से दैट इज बहुत लेट हो जाता है। तो इस वजह से हमारा आइडिया ये था कि हम इस चीज को थोड़ा अर्ली स्कूल लेवल से बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप और ये सारी की सारी चीजें सिखाएं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत डायनामिक फील्ड है कि जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके अंदर बच्चों की सॉफ्ट स्किल्स, जिसके अंदर उनकी लीडरशिप स्किल्स, ये सारी की सारी चीजें पॉलिश होते हैं। तो पेस जूनियर सीईओ इज अ वे टुवर्ड्स दैट कि हम वो माइंडसेट को क्रिएट करने की कोशिश करें बच्चों के साथ, और इसी वजह से हमने ये पेस जूनियर सीईओ चैलेंज है उसको शुरू किया। दैट्स रियली वंडरफुल। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम लोग जो है ना स्टार्टिंग में बच्चों को बिल्कुल इजी छोड़ देते हैं, वो भी अपना सिर्फ एक करिकुलम को कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनमें वो माइंडसेट नहीं होता कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचें, बिजनेसेस के बारे में सोचें। सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग कि उनको स्टार्टिंग से ही एक चीज अपने स्टडीज में मिले उनका। और छोटी छोटी जो एक्टिविटीज हम उनसे करवाते हैं इन स्कूलिंग लेवल या यूनिवर्सिटीज लेवल पे भी स्टूडेंट्स से जब करवाई जाती हैं, एक एग्जांपल्स देके उनको बिजनेसेस के लिए बोला जाता है कि आप ये कुछ परफॉर्म करें या अपना कर कर आए, तो ये डेफिनेटली ये एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि उनको ग्रूम कर सकती हैं और बेहतर परफॉर्म करने के लिए हेल्प कर सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कपिल कुमार। कपिल, आपका ताल्लुक जो है वो ऑलरेडी रूरल कम्युनिटीज के साथ रहा है, और यू हैव बीन मेंटरिंग द पीपल और स्टार्टअप्स ओवर देयर। सो आप थोड़ा सा अपना लाइट इस पे डालेंगे कि क्या आपको चैलेंजेस वहां पे नजर आते हैं रूरल कम्युनिटीज में? थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड। मेरी आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है। तो रूरल कम्युनिटीज के जो इश्यूज हैं वो थोड़े से डिफरेंट है अर्बन कम्युनिटीज से। द मेन इशू इज के रिसोर्सेज, अवेयरनेस और बिजनेस तो सबसे ज्यादा रूरल कम्युनिटी में, क्योंकि आपको पता है रूरल एरियाज में जितने भी पाकिस्तान के रूरल एरियाज हैं उनका जो बेस होता है वो होता है स्टार्टअप्स पे, और स्टार्टअप को वो कहते हैं कारोबार। इन सिंपल टर्म्स में कारोबार पे ज्यादा फोकस करते हैं। जॉब्स वहां पर बहुत मिनिमम होती हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर जॉब्स होती है तो दो कैटेगरीज की होती है, एक होती है गवर्नमेंट जॉब्स और दूसरी बैंक्स में जॉब होती है। तो उसके बाद अगर तीसरा अगर कोई भी सोर्स ऑफ इनकम होता है तो वो बिजनेस होता है, जो स्मॉल बिजनेसेस होती हैं, शॉप्स होती हैं, छोटी छोटी फ्रेंचाइजेज हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। जब हम बात करते हैं डेवलपमेंटल स्टार्टअप्स की या इमर्जिंग स्टार्टअप्स की, जो ट्रेंड्स यहाँ पे चल रहे हैं अर्बन एरियाज में, तो ये सारी चीजें आज से कुछ साल पहले तक तो रूरल एरियाज में बिल्कुल भी नहीं थी। बट जब से ये ट्रेंड आया स्टार्टअप्स का, पाकिस्तान में एक बूम आया 2017 के बाद, तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ रूरल एरियाज हैं जो मैं कहूँगा मिक्सचर है रूरल अर्बन का, जैसे हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना। इन शहरों में अगर मैं सिंध की बात करूं, और पंजाब में भी रहे मियार खान, और ऐसे छोटे छोटे शहर जो हैं तो बहुत बड़े, बट इन टर्म्स ऑफ फिनटेक एंड टेक्नोलॉजी दे हैड नो इम्पैक्ट। और मैं अगर बात करूं, यूनिवर्सिटीज तो थी वहां पर बट इस पे बात नहीं होती थी। तो अब बात होना तो शुरू हुई है, बट स्टिल अवेयरनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड नेटवर्क, ये तीन बहुत बड़े चैलेंजेस हैं रूरल एरियाज में। एक तो बच्चों को बताना कि किससे कम्युनिकेट करना है, किससे कनेक्ट होना है। कराची में तो आपको बहुत सारे मेंटोर्स भी मिल जाते हैं, वीसीज भी मिल जाते हैं, जिनसे आप इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, वो आपको वे फॉरवर्ड बता देते हैं। इवन दो यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं। तो जब 2020 और 2021 के बाद जब इंक्यूबेशन सेंटर्स ओपन हुए, स्पेशली मैं अगर सिंध की बात करूँ तो सक्खर में, हैदराबाद में और इन एरियाज में, जब इंक्यूबेशन सेंटर आया तो थोड़ी सी
वो जो अवेयरनेस का पार्ट था वो बहुत माइनर लेवल पे फिल होने लगा है, क्योंकि अब अवेयरनेस क्रिएट हो रही है कि ये भी एक फील्ड है, यहाँ भी बच्चे आ सकते हैं, दे कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट, दे कैन बी देयर ओन बॉस। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते थे, क्योंकि वहाँ जो टीचर्स थे, फैकल्टी मेंबर्स थे, मैं भी एक फैकल्टी मेंबर हूँ, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूँ, उनका भी कसूर नहीं है, बट कुछ था ही नहीं। तो वो बच्चों को सिर्फ यही बताते थे कि आपको या तो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या तो कारोबार करना है, तो ट्रेडिशनल लेवल का कारोबार करना है, नॉट द स्टार्टअप इकोसिस्टम और वो जो ग्रोथ है, क्योंकि स्टार्टअप की जो ग्रोथ होती है और एक ट्रेडिशनल बिजनेस की ग्रोथ होती है, इन दोनों में बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। जो ट्रेडिशनल बिजनेस की ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है, 10 15 20 सालों बाद वो कहीं मीडियम लेवल पे पहुंचता है, या उससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है। और ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे कारोबार होते हैं जो 50 साल बाद भी वैसे ही होते हैं जैसे स्टार्ट हुए थे, सेम वे में चल रहे होते हैं, डेली एक्सपेंसेस को मीट कर रहे होते हैं, तो ग्रोथ पैटर्न्स नहीं होते। बट जहां तक हम स्टार्टअप की बात करते हैं, तो जो स्टार्टअप्स चल जाते हैं वो 3 से 4 साल में $1 मिलियन स्टार्टअप बन जाते हैं, और अगले 4 5 सालों में $1 बिलियन स्टार्टअप भी बन जाते हैं। और पाकिस्तान में पहले तो हमारे पास केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स नहीं थे, बट एट दिस मोमेंट we have so many examples of $1 million and $1 billion startups। तो हम उस इमर्जिंग ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। और तीसरा जो मैंने चैलेंज आपको बताया रूरल एरियाज में, एजुकेशन का, एजुकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, जब वो पिच करते हैं, मुझे भी अप्रोच करते हैं, इवन दो आप हैदराबाद में हैं, आपको भी जब अप्रोच करते होंगे, तो वो कुछ करना तो चाहते हैं, बट उनके प्रेजेंटेशन स्किल्स इतने अच्छे नहीं है कि वो इन्वेस्टर्स के साथ इन्वेस्टर्स को कन्विंस करें अपने आइडिया पे, या जो दूसरी कम्युनिटी है उनके साथ सिंक्रोनाइज करें, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। वो बेसिक एजुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, पीछे रह गई है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। बट ये दो पहले चीजें हैं, मैं चाहूंगा कि अगर हमें रूरल एरियाज में और ज्यादा पेनिट्रेट करना है कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो अवेयरनेस पे बहुत काम करना होगा और कनेक्शंस पे बहुत काम करना होगा। तो एनआईसीज के नेटवर्क को शायद और ज्यादा एक्सपेंड करना पड़े, पेस कॉलेज जैसे एंटरप्रेन्योरशिप कॉलेजेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना पड़े, क्योंकि वहां पर तीन ही फील्ड्स हैं जिन पे पढ़ाया जाता है रूरल एरियाज में। क्योंकि मैं खुद भी रूरल एरिया से, मेरी बेसिक एजुकेशन है, वो है डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, और आपका जो है टीचर बनने के लिए। इसके अदर देन दैट कोई बात नहीं होती। तो हमें जो एंटरप्रेन्योरशिप की एजुकेशन है, या तो ऐसे कॉलेजेस के नेटवर्क को एक्सपेंड करना होगा या इंक्यूबेशन सेंटर्स को लेके आना होगा। ये दो ही तरीके हैं कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की जो रियल फील है वो बता सकते हैं बच्चों को कि कैसे होती है। अगर हम कहें कि इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद है, तो नहीं, जब तक आप ऑन ग्राउंड नहीं जाते, थोड़ा सा हाथ पकड़ना पड़ता है। मैं इस कॉन्सेप्ट पे टोटली बिलीव करता हूँ। जिस तरह का हमारा रूरल एरियाज का सिनेरियो है, आपको थोड़ा सा बच्चों का हाथ पकड़ना पड़ता है, उनको एक ट्रैक पे लाना पड़ता है, और देन बोलना पड़ता है चले बेटा ये आपका ट्रैक है और अभी आप स्टार्टअप को आगे लेके चले। बट अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाने से या टीवी पे एक ऐड चलने से अवेयरनेस आएगी, तो नो, ऑन ग्राउंड बहुत काम करना होगा, स्पेशली मेंटोर्स को, और जो हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम के पार्ट है, क्योंकि ये उनकी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये सीएसआर भी है। जो हमारी स्टैब्लिश कॉर्पोरेशंस हैं उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनमें से यंग टैलेंट को लेके आए। अब देखें, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स अगर रूरल एरिया से आ सकते हैं, तो वाई नॉट टॉप एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम रूरल एरियाज। और कराची में मेरे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जो जब वो कराची आते हैं या हैदराबाद आते हैं तो वो इस ट्रैक पे आ जाते हैं। बट जब तक वो रूरल एरियाज में, तो कनेक्टिविटी और कनेक्शंस पे बहुत काम करना होगा हमें। ये 3 चैलेंजेस मैंने आइडेंटिफाई किए, अवेयरनेस का, एजुकेशन का, और आपकी उनकी जो प्रेजेंटेशन है उसका एक चैलेंज है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा बताया, और ये ग्राउंड रियलिटीज हैं। आई हैव बीन वर्किंग विथ दीज कम्युनिटीज, और हमारा अभी हमने एक रिसेंटली एक प्रोजेक्ट पे काम किया है, जो कि जो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी, इवन 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उनमें हमने बिजनेसेस स्टार्ट करवाए, 200 बिजनेसेस पे काम किया था। लोगों को वहां से ट्रेन भी किया, बिजनेस की ट्रेनिंग भी दी, और फिर उनको जो है वो वही सेम चीज है कि उनको फाइनेंशियल्स का एक्चुअली माइंड तो समहाउ है, लेकिन अगेन एक तो ये चीज है कि ट्रेडिशनल बिजनेस की ज्यादा है चीजें,
लोगों को अभी जो न्यू जनरेशन आ रही है उनमें थोड़ा सा ये तो चीज अब आ गई है कि हमें बिजनेस करना है, लेकिन अभी जैसे वो होता है ना कि इधर से सुना उधर से सुना, इस तरह से करके वो कहते हैं कि इसका कामयाब गया तो हमारा भी इस तरह से ये बिजनेस कामयाब हो जाएगा। तो ये चीज सोचते हुए वो लोग किसी चीज में पड़ जाते हैं, एंड देन दे डोंट हैव एक्चुअली द डायरेक्शन, जिसकी वजह से उनको फिर फेल्यूर्स भी आते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हैं हमारे बल्कि मैं लिए भी। इसमें एक और चीज ऐड करूंगा कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो कैपिटल बेस्ड होता है, उसमें पहले पैसे चाहिए होते हैं, जी, और जो स्टार्टअप सिनेरियो है उसमें बाद में पैसे वो चाहिए होते हैं, बिल्कुल, पहले हाँ, आइडिया। तो इसलिए बहुत थोड़े से लोग हैं जिनके पास 10-15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए या 5 लाख रुपए हैं, तो वो एक छोटा सा कारोबार खोल लेते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। बट स्टार्टअप में आपको 1 रुपए भी नहीं चाहिए, आप कल स्टार्ट कर सकते हैं, बट बिल्कुल, उसके हाँ, लिए फिर वो बेसिक एजुकेशन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मूविंग फॉरवर्ड, हम अब ऑन इस पे बोर्ड पे लेते हैं प्रेम सागर को। सर, आपका भी जो ताल्लुक है वो अगेन रूरल कम्युनिटीज के साथ रहा है। यू हैव बीन आल्सो मेंटरिंग द स्टार्टअप्स। तो आप क्या समझते हैं कि लाइक चैलेंजेस तो हमने कुछ डिस्कस किए, उस पर भी आप एडिशन भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या समझते हैं कि क्या हमारे पास पोटेंशियल कितना है? क्या वाकई हम अगर इतनी मेहनत वहां पर करते हैं तो क्या हमें रिस्पॉन्स वहां से इतना मिलेगा या मिल रहा है? व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस इन दैट सिनेरियो? थैंक यू वेरी मच शहजाना। आपने जो बात की, अगर चैलेंजेस का आप कहती तो भी मैं एडिशनल नहीं कहता, क्योंकि माशाल्लाह जितने चैलेंजेस कपिल ने बता दिए उसके बाद लिस्ट खत्म हो गई तकरीबन। तो अपॉर्चुनिटीज की और पोटेंशियल की ही बात करते हैं, और पोटेंशियल बेतहाशा है। आप कोई भी सेक्टर या सब सेक्टर अगर पिक करें ना तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। जो अभी NIC या इस तरह के और जो भी एंटरप्रेन्योरल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उसको उस पोटेंशियल को टर्न करने की जरूरत है टू द प्रॉफिट। उस पोटेंशियल को जो है ना वो यूनिकनेस की जो आपने बात की थी ना, उसमें टर्न करने की जरूरत है। अगर हम रूरल इकोनॉमी की बात करें तो रूरल इकोनॉमीज में लेट्स से लाइव स्टॉक है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूं, एक डिस्ट्रिक्ट है मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है थरपारकर, उस थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में इतनी लाइव स्टॉक है जितनी पूरे न्यूजीलैंड में नहीं है। न्यूजीलैंड पूरे कंट्री की जो लाइव स्टॉक है वो कम है, और जो थरपारकर की लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ना वो ज्यादा है। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि जी थरपारकर की बनी हुई चीज, थरपारकर के बने हुए जो है ना वो पैक्ड योगर्ट, कभी भी नहीं सुना होगा, रही है। अब वो वहाँ पे एनिमल्स हैं, उसकी जाहिर सी बात है मिल्क और डेयरी प्रोडक्शन भी होती है, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन नहीं होती, यूनिकनेस उसमें नहीं है। गोट्स वहाँ पे बहुत ज्यादा है, लेकिन आप जब भी गोट चीज की बात करेंगी तो गोट चीज आप स्विट्जरलैंड की एग्जाम्पल देंगी, न्यूजीलैंड की एग्जाम्पल देंगी। अगर मिल्क प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो हम जो है ना वो नेदरलैंड की काउस की हम एग्जांपल देते हैं, थरपारकर की नहीं देते। उसकी वजह है कि वहाँ पे वैल्यू एडिशन पे लाइव स्टॉक में काम नहीं हुआ है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है अगेन। इसी तरह एग्रीकल्चर में हम बात करते हैं तो जो प्रोडक्ट आपकी जो पेस्टिसाइड ग्रोन है, अगर उसकी वैल्यू फॉर इंस्टेंस अगर $10 है, तो जो ऑर्गेनिक है उसकी वैल्यू $50 है इंटरनेशनल मार्केट में। अगर देखें तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे हमारे यहाँ बहुत कम काम हुआ है, और जितना भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल पे, ऑर्गेनिक फूड पे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे जितना काम हुआ है, तो इट हैज ऑलवेज रिमेन्ड इन द नीश। चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो ईडेबल्स हों, चाहे कोई भी प्रोडक्ट्स हों। सो अगेन उस कॉन्टेक्स्ट में भी पोटेंशियल है। इसी तरह जो स्मॉल सर्विस इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज्यादा है। अभी अनफॉर्चुनेटली फ्लड जो सिनारियो है, लेकिन अगर आप 3 months डाउन द रोड या 6 months डाउन द रोड देखेंगे तो आपको बेतहाशा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए होंगे, आपको बहुत ज्यादा कारपेंटरी में लोग चाहिए होंगे। सो अगेन स्मॉल लेवल पे स्टार्टअप्स का बहुत ज्यादा पोटेंशियल वहाँ मौजूद है। उसको उसकी यूनिकनेस के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है, उसको उसकी जो स्पेशलिटी है, जो नीश आइडेंटिफिकेशन, उसके साथ कनेक्ट करने की जरूरत है। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि हम शायद कहीं ना कहीं
एंटरप्रेन्योरशिप में वो जो वैल्यू जनरेशन का कॉन्सेप्ट है उसको समहाउ इतना हाईलाइट नहीं कर रहे हैं और हम उसको इतना ज़्यादा इंटरनलाइज भी नहीं कर रहे हैं। हमारी डे 1 पे जो हमारी एलिवेटर पिचेस हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस होती हैं, जो कि शायद उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा रिवर्स करने की ज़रूरत है कि जो हमारी स्टार्टअप पिचेस हैं, हमारी जो वेंचर्स हैं, वो वैल्यू क्रिएशन और सोशल इश्यूज को एड्रेस करने पे अगर हों तो डेफिनेटली प्रॉफिट जो है ना वो उसका रिजल्ट है, लेकिन जो हमारा एक्शन है वो वैल्यू क्रिएशन और वो सॉल्यूशन टू अ पर्टिकुलर इशू है। जी जी बिल्कुल प्रेम सागर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। ये चैलेंजेस भी हैं और एक गाइडलाइन देने की जरूरत है। बिल्कुल पोटेंशियल भी होता है, और ये तो सबसे ज्यादा काम जो है वो लाइव स्टॉक पे ही, जिस एरिया में आपने बताया थरपाकर वगैरह में ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल वहीं पर, और लोगों का थिंकिंग भी है इस तरफ, मतलब दे कैन डू वंडर्स अगर उनको गाइड किया जाए अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट हम हमारे दूसरी पैनलिस्ट जो हैं जोहरा जबीन, उनके साथ उनकी तरफ मूव होते हैं। जोहरा, यू आर आल्सो बीन डीलिंग विथ द सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्टार्टअप्स, और आप क्या समझती हैं? देखिए, हमने अपॉर्चुनिटीज भी डिस्कस की, हम लोगों ने जो है वो चैलेंजेस भी डिस्कस किए हैं, और हम किस तरह से उनको अवेयरनेस दे सकते हैं, इस पे भी हमने बात की। तो अब ये चीज आती है कि अगर ये हम बिल्डअप फेज पे भी आते हैं तो हाउ वी कैन मेक देम सस्टेनेबल, तो इस पे आप क्या कहेंगी? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, सारे दोस्त हैं मेरे यहाँ पे, कपिल, प्रेम, हुमा, NIC is also a very good dear friend, और सबसे अच्छी बात यह है कि everybody is trying to do something to make a difference and add value to the startup or the entrepreneurial ecosystem, जो कि, और आपका बहुत शुक्रिया शाहजाना for the question. जैसे प्रेम ने कहा वैसे ये स्टॉलवर्ड्स जो बैठे हैं, कपिल इंक्लूसिव और प्रेम, ये लोग काफी चैलेंजेस और एस्पेक्ट्स को कवर कर चुके हैं, बट आई वुड वांट टू ऐड दिस पर्सपेक्टिव, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे सारे दोस्त अग्री करेंगे कि जब हम इंटरनेशनली, जिसको कहते हैं, जब हम कहते हैं कि हम ग्लोबली एक कंसोर्टियम का पार्ट होते हैं, तो ग्लोबली वेयर मेंटरिंग हब इज द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल प्रीमियर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट नेटवर्क, व्हिच इज नॉट जस्ट बीइंग टॉट एट द पेरिस बिजनेस स्कूल, बट बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंडसेट की बात की जा रही है। मुझे ये बिल्कुल मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि हमारे यहाँ जो गैप्स हैं, जैसे कपिल ने कहा, वो एजुकेशन टू अवेयरनेस, अवेयरनेस टू एजुकेशन, ये बैक एंड फोर्थ है, एरो अप एंड एरो डाउन, इन दोनों जगहों पे गैप्स हैं। जहां रूरल की बात आ जाती है तो वहां तो सबसे पहला फुकदान और सबसे पहला गैप जो है वो ये कि हम तो ये भी नहीं कर पा रहे एट दिस पॉइंट इन टाइम कि हम उस रूरल पॉपुलेशन को पीने का पानी, खाने के लिए रोटी और रहने के लिए घर दे दें। I know this might sound really old and traditional, but then it is for us to think as people who want to lead the ecosystem, or as people and professionals who want to develop an ecosystem which is and sell, make profit or make loss. चाहे आपका बिजनेस चलेगा, आप कमा सकेंगे, या आपका बिजनेस नहीं चलेगा और आप कमा नहीं सकेंगे और आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। तो हमने उसको टाई डाउन कर दिया, उस पूरे माइंडसेट को, जो कि ग्लोबली बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटीज और ग्लोबली वेल नोन डिपार्टमेंट्स में पढ़ाया इस तरीके से जा रहा है कि हम लोगों को ये समझाएं कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट
होना या एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट रखने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको बिजनेस करना जरूरी है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम इस चीज को और इसकी जरूरत को समझें कि एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट जो है शाहजाना, व्हाट डज दैट ऐड टू अस एज अ ह्यूमन। अब जहां हम रूरल स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ तो रूरल ओवरऑल माइट साउंड लाइक अ नैक, लेकिन आई फील ना आप भी अग्री करोगे कि ये हम सब ही स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मेक श्योर करें कि पहले रूरल एरियाज में वो एजुकेशन और अवेयरनेस तो चली जाए, बाद हम देखें कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ क्रिएट हो सकती हैं और क्यों नहीं होंगी। सो ये जो गैप आ रहा है शाहजाना, दैट्स कंटिन्यूअसली एंड कॉन्स्टेंटली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने अपने क्लस्टर्स में जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन वो बिगर इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा है। द कंसोर्टियम इम्पैक्ट इज स्टिल मिसिंग, which is why I feel that time and again इस entrepreneurial ecosystem को प्रेम एंड कपिल प्लीज हेल्प मी आंसर दिस, अगर मैं सही बोल रही हूँ, ये जो हमारा entrepreneurial ecosystem है पाकिस्तान में, आई थिंक इसको पिछले कोई कदरे 8 साल हुए हैं जो एकदम बूम आया है या ज्यादा? इसको हुए 5 साल। 5 साल फेयरली, ठीक है ना। अब इन 5 सालों के अंदर कपिल और बाकी सारे जितने दोस्त हमारे यहाँ पर हैं, हम सब देखते रहे हैं इन 5 सालों में ऑफ हाउ शाहजाना थिंग्स आर ट्रांसफॉर्मिंग, राइट? But at the same time, we are also people who are, yes, in mentoring startups. हम बुलाए जाते हैं, हम programs में जाते हैं, हमें universities बुलाती हैं, उनको लगता है कि हम value add कर सकते हैं इन लोगों के mindset को लेके। लेकिन disappointing element जो होता है वो ये कि कोई भी incubation center जो है वो complete transformation of mindset की journey की तरफ लेके नहीं जा पा रहा है। वो लेके जा पा रहा है किसी को सिर्फ इस क्विक फिक्स के लिए, जिसके लिए मैं क्विक फिक्स का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहूंगी, विच इज क्या आप बिजनेस कर सकते हैं या नहीं, क्या मेरे पास वो कैपिटल वाले पैसे हैं कि मैं बिजनेस कर सकूंगा या नहीं, क्या मैं कोई पैसे कमा सकूंगा या नहीं। प्रेम की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और प्रेम ने बहुत अच्छे से उसको रखा कि मोस्ट ऑब्वियसली देयर हैज टू बी अ बिगर विजन। आई अंडरस्टैंड ये भी कि जब हम शाहजाना रूरल की बात करते हैं तो अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है, क्योंकि हम खुद कम्युनिटीज में काम करते हैं, तो हमें ये सुनने को काफी दफा मिलता है कि भाई जिनको खाने को रोटी नहीं है, आप उनको क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंडसेट की बात बता रही हैं? क्या आपको लगता है कि आप उनको माइंडफुलनेस बता सकती हैं? क्या आपको लगता है कि उनको वाकई वैल्यू फील होगी? बट इन द लॉन्ग रन वी आर मिसिंग द बिगर पिक्चर शाहजाना। एंड आई फील कि जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं उसमें सब स्टेक होल्डर्स का रोल आ जाता है शाहजाना, जिसमें हम सब भी पार्ट प्ले कर रहे हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि हम सब क्या कर रहे हैं। Are we able to create that impact, and are we able to bridge that gap of awareness and knowledge together via education? Are we able to help people in the rural areas develop or transform their mindsets? Are we doing it? If we are not, then we should think again. मैं जब गांव जाता हूँ तो मेरे लिए मसला हो जाता है एक स्टेटस पोस्ट करना भी बहुत मरतबा बिल्कुल ऐसा होता है कि वो डिजिटल पूरा कोर्स लेना और वो जो बोल रहे समझा रहे हैं वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो उन बच्चों जी के लिए अगर कोई ऐसा हो जाए कि एजुकेशनल इमरजेंसी लग जाए मुल्क में और एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज जो है हर जगह पे करवाए जाए, तो फिर तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है जो कि डूएबल है, बिल्कुल आ सकती कर सकती है गवर्नमेंट। बिल्कुल आ सकती है कपिल, एंड आई बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीटली कपिल, एग्री। हाँ बिल्कुल सही कहा। कपिल, मैं इसमें ऐड ये करूंगी कि जो इस वक्त एक ये चीज स्टार्ट हुई है कि हर एक यूनिवर्सिटी में भी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स स्टार्ट हो रहे हैं,
हर एक एरिया बिल्कुल। में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिफरेंट उसमें इंक्यूबेशन सेंटर्स का भी तादाद बढ़ रही है. इवन हाँ गवर्नमेंट इज आल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट इन सियालकोट एंड दूसरे एरियाज में भी इस तरह से भी वो कर रहे हैं. मतलब जी सिंध में तो यहाँ पर एक कराची हो गया, देन हैदराबाद में है, लेकिन अभी और एरियाज में भी ये प्लान हो रहा है कि दे विल स्टार्ट. इसके अलावा जी यूनिवर्सिटीज आर टेकिंग मोर इंटरेस्ट टू स्टार्ट देयर इंक्यूबेशन सेंटर्स एज वेल. तो डेफिनेटली जब ये रीच बढ़ेगी और पॉइंट्स बढ़ेंगे नॉलेज के, तो वो रिवोल्यूशन लाने में थोड़ी बहुत हमारी हेल्प जरूर हो जाएगी. और बिल्कुल एनआईसीज होगी। की तरफ से भी जैसे दौरा, आपने जैसे कहा कि हमें एक वो लिमिटेड उस तक हम सर्विसेज या सपोर्ट देते हैं, या तो डेफिनेटली यहाँ पर भी एक चेंज आ रहा है. जैसे पहले स्टार्टअप्स में इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी, अगर अब वो कुछ एफर्ट कर रहे हैं तो फिर उस लेवल से आगे लेके जाना इंक्यूबेशन सेंटर की जिम्मेदारी होगी. उसको सपोर्ट बिल्कुल करना, वो उसमें हमें भी एक मतलब अच्छा लगेगा, और हम खुद एफर्ट्स करेंगे कि हाँ हम उनको आगे स्टेप पे लेके जाएं, उनकी हेल्प करें. क्योंकि इस वक्त तक तो बिल्कुल एक ये भी चैलेंज आता है कि स्टार्टअप्स खुद बहुत अनश्योर होते हैं कि हमें जो है वो बिल्कुल पता नहीं हम आगे जाएंगे नहीं जाएंगे, या डाइवर्टेड माइंड होता है, लाइक दे आर डूइंग जॉब्स एज वेल एज देयर स्टार्टअप्स, उसको भी मेंटेन कर रहे हैं. तो लाइकली बिल्कुल ये एक चैलेंज है एज एन इंक्यूबेशन सेंटर भी, कि लोगों को इस बात की इम्पोर्टेंस भी दिलाई जाए कि बिल्कुल स्टार्टअप को अगर आप कर रहे हैं, लेकर चलना चाहते हैं एज अ योर फ्यूचर और एज अ करियर, तो एटलीस्ट उस पर आप 100% अपना फोकस दें, तभी चल सकेगा. क्योंकि स्टार्टअप इज नॉट समथिंग के बाय द वे चलाया जाए, तो डेफिनेटली उनको बिल्कुल एफर्ट्स देनी होंगी, and उसी तरह से फिर आगे चीजें आएंगी. हुमा, मैं आपकी तरफ आऊंगी दोबारा. और जैसे आपने जो अपना इनिशिएटिव लिया है जूनियर सीईओ चैलेंज, तो क्या मतलब क्या देखती हैं कि क्या जो फर्स्ट हमारा 2021 में जूनियर सीईओ चैलेंज आपने कंपटीशन किया, उसमें लोगों ने या बच्चों ने जो पार्टिसिपेशन की, उससे क्या इम्पैक्ट आप फील करती हैं कि स्कूल्स लेवल पे वो आया है, या उसको आगे लेके चलना चाहिए हमें, या इससे हमें क्या मदद मिल सकती है? शजाना, जो स्कूल्स का रिस्पॉन्स था वो इतना ओवरवेलमिंग था कि दैट एक्चुअली ड्राइव्ड अस कि हम सेकंड एडिशन जूनियर सीईओ की तरफ जाएं. और पिछले साल क्योंकि बिल्कुल एक नया आइडिया था, एक बिल्कुल नई चीज थी, तो स्कूल्स बच्चे सब बड़े कंफ्यूज थे, हमें बहुत ज्यादा हैंड होल्डिंग भी करनी पड़ी थी. लेकिन इस साल हम देखते हैं कि ऑलरेडी स्कूल्स बहुत ज्यादा हैप्पी थे एंड दे वर इनवाइटिंग अस कि आप आएं और आप एक दफा आके दोबारा से हमारे बच्चों को वो ओरिएंटेशन दें, बताएं कि जी ये क्या होता है, किस तरह से होता है. एंड इट्स नॉट जस्ट कि जी हम सिर्फ एक आइडिया लेके और उसको आगे प्रेजेंट करते हैं, इट्स अ कंप्लीट लर्निंग प्रोसेस फॉर द किड्स. कपिल, प्रेम, जोरा, ये सारे के सारे दे हैव बीन वर्किंग विद दीज किड्स एज वेल इन द पास्ट. और हमने देखा है कि बल्कि भी जोरा से मैं कहूंगी वो शेयर भी करें उस बच्ची का जिसको हमने लास्ट टाइम डायनेमो अवार्ड दिया था. हमारे पास एक जी तो कैटेगरी ये है जूनियर सीईओ की के वो बच्चे वो आइडियाज जो कि हमारी 4 कैटेगरीज हैं: हेल्थ एंड एजुकेशन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट. ये हमने इस दफा एक नई टेक्नोलॉजी अपनी फील्ड जो है वो ऐड की है. तो इन 4 कैटेगरीज के अंदर बच्चे अपने आइडियाज को कंसीव करते हैं, फिर उसमें से जो बेस्ट होते हैं उनका हम फर्स्ट राउंड ऑफ पिचेस करवाते हैं, और फिर उसमें से जो बेस्ट निकलते हैं फिर हम उन्हें बाकायदा बताते हैं कि जी किस तरह से वो पिचेस बनाई जाती हैं और उसके अंदर उसके फाइनेंशियल्स किस तरह से ऐड किए जाते हैं और उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है. और फिर उसके फिनाले के अंदर हमारे पास सारे स्टार्टअप्स के लोग बैठे होते हैं और वो उसको जज करते हैं. तो इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस कि जिससे से बच्चे बाकायदा वो जिसे कहते हैं ना कि एक पूरे कन्वेयर बेल्ट से निकल रहे हो, तो वो एक उस तरह का प्रोसेस है. इसके साथ साथ हमारे पास जो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज के बच्चे हैं उनकी हमने कैटेगरी ही अलग की हुई है और हम उनसे भी आइडियाज लेते हैं. जाहिर सी बात है कि वो एक जिस एनवायरमेंट के अंदर होते हैं तो वी डोंट वांट कि हम वी कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, तो हम उन बच्चों को अलग से बिल्कुल जज करते हैं. और लास्ट टाइम जिस बच्ची को ये अवार्ड मिला था तो जोरा बताएंगी कि वो बच्ची अब इस टाइम पर कहाँ है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हमें आती है नजर. जो जो एक लाइकेबल एस्पेक्ट रहा है और जिससे एक वजह से पेस का हार्ट और हमारे विजन का हार्ट मिला हुआ है हम सब का, वो मैं यहाँ कहना चाहूंगी शाहजाना, इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे बिलीव इन ट्रांसफॉर्मिंग
individuals. हम also the fact कि जिसको हम अक्सर कहते रहते हैं ना कि quick fix पे बात ना करें, please glue लगाने वाली बात ना करें, and try and work on something that has a longer, जैसे आपने sustainability का सवाल किया कि जिसका impact और sustainability long term हो, तो junior CEO challenge के साथ हम सबका जुड़ने की एक बहुत पॉपुलर वजह ये भी है कि दे बिलीव इन द फैक्ट कि हाँ ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है, जिसकी वजह से और ये जो डायनामो अवार्ड का इन्होंने जिक्र किया, बिकॉज मेंटरिंग हब आल्सो वर्क्स विद द रहनुमा ट्रस्ट एकेडमी, वहां पे से we had children who had taken part, and this girl had her business idea of a bakery, baking goods का she had won the Dynamo Award, और वो अवार्ड इसीलिए क्रिएट किया गया है कि ऐसे आइडियाज ऐसे बच्चों से जो आ रहे हैं जिनके पास इतनी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं शाहजाना, कि उनकी थॉट प्रोसेस में ही उनकी थॉट प्रोसेस ही बहुत बेचारों की लिमिटेड है बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर दैट दे हैव व्हिच इज वेरी लेस फॉर देम टू इमेजिन द फैक्ट. तो उस बच्ची ने वो डायनामो अवार्ड जीता, एंड माशाल्लाह शी हैज वॉन 2 other different international awards after the Dynamo Junior CEO Challenge Award, क्योंकि वो इतनी confident हो गई. वो she went through the mentoring process, और obviously जिस तरह अभी आपने हुमा ने हम सबको बताया कि हम सब जुड़ते हैं, mentors इन बच्चों से मिलते हैं जिनकी shortlisting हुई भी होती है, और वो फिर एक constant process of learning से गुजरते हैं शाहजाना before the final happens. So yes, it's a transformational process, which is why you see all of us friends together supporting the idea. That's really inspirational. और ये बिल्कुल सही बात है. इस लेवल पे जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए ना, तो डेफिनेटली उनका जो फ्यूचर होगा ना वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग होगा, क्योंकि वो शुरू से लेके ही चीजें जो है वो उनकी बढ़ती जाती हैं. उनको डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस में वो गुजरते हैं, उससे डेफिनेटली उनमें एक चेंज आता है. तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है. जब मैंने ये सुना और फिर उसके लिए थोड़ा सा मैंने आपकी सर्च भी की थी, उस पे वेबसाइट भी देखी, तो आई रियली लाइक द आइडिया. और इंशाल्लाह ये आगे भी जो अब आपका नेक्स्ट फेज आएगा, सीजन आएगा, तो उसमें अच्छा रहेगा. अभी हमारे पास 2 जो हमारे पैनलिस्ट थे उन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, बट स्टिल वी हैव टाइम इफ यू वांट टू डिस्कस अ फ्यू मोर थिंग्स, या कुछ चैलेंजेस के लिए या कुछ स्ट्रेटजीज पे अगर कोई भी ओपनली कुछ डिस्कस करना चाहेगा, तो दैट विल बी वेलकम. There is one और प्रेम से Zora, please go ahead, please. नहीं, please continue. I'm so sorry, I was supposed to raise my hand. But there's just one pain I think that we all have in our hearts, being a part of communities. And I'm sure all of my friends would agree. Why are we still lagging a consortium that has people who would support and encourage each other? Why are we still working in blocks and small boxes? I think ये अभी राउंड अबाउट टाइम है. कपिल ने जैसे हमें राइटली बताया कि 5 साल से हम इस एंटरप्रेन्योरल बूम को देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर. अभी भी आई थिंक कपिल, हुमा, प्रेम अग्री करेंगे कि इस वक्त भी हम किसी स्टैंड अलोन प्लेटफॉर्म पे नहीं है कि जहाँ पे हम कहें कि अच्छा हम सारे लाइक माइंडेड लोग एक कंसोर्टियम में एक जगह बैठ पाते हैं, एक जगह बैठ के ब्रेनस्टॉर्म कर पाते हों, या वक्त निकाल सकते हो एक दूसरे को भी सुनने के लिए कि किसका क्या एक्सपीरियंस रहा है और कौन क्या सजेस्ट कर सकता है कि अब हमें यार ये नहीं करना चाहिए, लेट्स डू दिस टू सी हाउ इट्स गोइंग टू लैंड अप. सो दैट्स वन थिंग आई फील we should really address as stakeholders within the ecosystem. बिल्कुल सही बात है. अब एक्शन लेने का टाइम है एक्चुअली. जी हुमा, you were saying something. मेरा बड़ा एक कॉमन सा सवाल है, और वो ये है कि इतने स्टार्टअप्स हर साल हर कोहॉर्ट्स के अंदर आते हैं, कौन सी चीज है जो कि मिसिंग है? खासतौर पे मैं प्रेम और कपिल से कहूंगी वो जरूर इसको रिस्पॉन्ड करें. क्यों सक्सेस रेट नहीं है? क्या वजह है? क्या लोग सिर्फ, क्या ये एक और बैंड वैगन है कि जब लोग सारे भर के MBA करते थे, जब सब लोग सारे भर के
डॉक्टर बनते थे, खैर वो तो अभी भी बन रहे हैं। आप हम जब भी स्कूल्स के अंदर जाते हैं तो बच्चों से अभी भी आप पूछेंगे बड़ों की क्या बनना है, तो जी सबने डॉक्टर बनना है। पता नहीं इतने मरीजों का इलाज कहाँ होगा, कहाँ पाए जा रहे हैं वो सारे के सारे। लेकिन क्यों सस्टेनेबिलिटी इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों है? अच्छा, मैं आंसर कर दूं इसका? थोड़ी सी मेरी ऑब्जर्वेशन है। जी जी जरूर। आ, ये इतने स्टार्टअप्स इसलिए फेल हो रहे हैं कि स्टार्टअप फॉर पर्पस नहीं आ रहे। पूरी दुनिया में ना वो स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं जो स्टार्टअप फॉर पर्पस होते हैं, जो स्टार्टअप फॉर स्टार्टअप होते हैं, फॉर द सेक ऑफ स्टार्टअप होते हैं, या इसलिए आते हैं स्टार्टअप करने क्योंकि सब लोग जो स्टार्टअप वाले हैं बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, या वो $10 मिलियन के इन्वेस्टमेंट लेके आए, उनको देख के अगर इंस्पायर हो रहे हैं। पाकिस्तान में ना जो सिर्फ स्टार्टअप स्टोरीज हाईलाइट होती हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रो पाकिस्तानी हो, स्टार्टअप, ये वो जितने भी है, वो सिर्फ वो स्टोरीज लगाते हैं जहां पर स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट लेके आया बाहर से। वो इन्वेस्टमेंट क्यों लेके आया, किस तरह लेके आया, वो जर्नी क्या थी, वो पेन क्या था, इस पे कोई स्टोरी नहीं होती। आप देखें कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं जो आपको मिलेंगी, आप सर्च करके देखें ना, एक केस स्टडी मिलेगी आपको पाकिस्तान में। तो हम इस चाम में कि जी वो $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आया, अब मैं स्टार्टअप करूंगा तो मुझे भी $10 मिलियन मिलेंगे, तो फॉर द सेक ऑफ स्टार्टअप जब हम स्टार्टअप करते हैं तो हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, कोई पर्पस नहीं सो होता। ट्रू। तो पाकिस्तान में ये भी है कि वो हम एक दूसरे को देख के ना, कॉपी का कल्चर हमारे पास बहुत ज्यादा है हर जगह पे, हाँ चाहे वो एजुकेशन में हो चाहे कहीं भी हो। अच्छा, हम कॉपी अच्छे वाली भी नहीं करते कि सब लोग अगर फर्स्ट हाँ पोजीशन ले रहे हैं तो हम फर्स्ट पोजीशन ले रहे हैं। ट्रू। हम कॉपी भी दूसरी वाली करते हैं जिसमें भी अगेन हमें सेकंड ग्रेड मिलता है। तो अगर हम स्टार्टअप्स जो है ना एक बेसिक चीज पे काम करें, जो मैंने ये कंक्लूजन निकाला है, मुझे 6 साल हुए स्टार्टअप से साथ काम करते हुए, पूरा पाकिस्तान घूमा, NIC से लेकर NIC कराची से लेकर NIC कोयटा, हर जगह जा चुका हूँ। सारे स्टार्टअप्स को, प्लान 9 के स्टार्टअप्स को, नेस्ट IO के, सबके सुन चुका हूँ। एक ही प्रॉब्लम कॉमन नजर आई हर कंपटीशन में, कि जितने भी स्टार्टअप्स पाकिस्तान में आए हैं पिछले 3-4 सालों में, वो जीरो रिसर्च करके आए। उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की। रिसर्च ना करने की वजह से वो स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, क्योंकि रिसर्च हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, सॉरी अगर कोई एकेडमियन मुझे सुन रहा है, तो वो पैथेटिक होती है, नॉट फॉर पर्पस होती है। तो हम क्या करते हैं, उसी रिसर्च को, क्योंकि बच्चों को इतना डरा देते हैं कि रिसर्च इस तरह होती है, तो वो अपने स्टार्टअप के लिए भी रिसर्च नहीं करना चाहते। वरना रिसर्च तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजे आने वाला टॉपिक है, गेम है, आप जितना खेलते जाएंगे मजा आएगा। तो रिसर्च को हमें प्रमोट करना होगा एज अ कंसल्टेंट, एज अ मेंटोर। अगर हम किसी भी पोजीशन पे हैं तो हमें स्टार्टअप्स को यही गाइड करना है कि थोड़ा सा टाइम लगा लें, रजिस्ट्रेशन करने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लें। वो जो रिसर्च है ना, दैट इज रियल इन्वेस्टमेंट फॉर अ स्टार्टअप। जितनी वो रिसर्च करेंगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट। और फिर उसके जो आउटकम्स होंगे, ROIs होंगी, वो एक्सीलेंट होंगे। मैंने NIC वेरी वेल पुट कपिल। जो स्टार्टअप देखे ना, उनको ये नहीं पता था कि, मैंने पूछा यार, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्टअप था, मैंने पूछा यार लाहौर में कितनी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप्स हैं जो ये काम कर रही हैं और किस मार्जिन पे कर रही हैं, कहते ये तो मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी। और वो इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे थे। तो इट्स नॉट अबाउट लम्स, और इट्स अबाउट खैरपुर यूनिवर्सिटी। हाँ बिल्कुल अराउंड द सेम केस। बिल्कुल बिल्कुल सेम फिजा है। बहुत प्यारी बात कपिल आपने की। और वाकई मैं भी सिर्फ अपने 2 सेंट्स ऐड करूंगी, कपिल के जितना एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, लेकिन वाकई में ये एस्पेक्ट ऑफ अस एक्चुअली रेडी टू बी unlearning aspects to relearn new concepts. हम उस वैगन पे भी नहीं चढ़ना चाहते, क्यों हुमा? बैंड वैगन तो छोड़ दे, उस वैगन को भी पकड़ना हम लोग का, so yeah, very well put कपिल। हाँ जोरा, उसका सबसे बड़ा इशू ये भी है ना कि वी आर वेरी वेरी कंजर्वेटिव एंड ट्रेडिशनल सोसाइटी। हम बहुत सारी चीजें जो नई हमारे तक आती है ना, चेरी पिकिंग बहुत करते हैं कि अच्छा हाँ ये सही है, इसको देख लेते हैं, ये थोड़ा सा रिलीजन भी परमिशन कर रहा है, ये थोड़ा सा कल्चर भी परमिशन कर रहा है। तो वो चेरी पिकिंग वाली जब चीज आ जाती है ना, तो आप होलिस्टिकली किसी चीज को अडाप्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो अडाप्टेशन के अंदर ही जो मसले होंगे, तो वही वाली आपकी बात है कि वो वैगन के ऊपर कहाँ, वो बैंड वैगन तक तो बहुत दूर की बात है कि आप चढ़ेंगे। और कपिल वाली बात यहाँ पे बिल्कुल बहुत सही है कि देखिए दुनिया के अंदर जितने स्टार्टअप सक्सेसफुल हुए हैं, वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए, उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस था, उसके पीछे कोई ना कोई किसी के लिए जो है
बेनिफिट था। हम क्या करते Solving हैं, a problem. हम इतने रिसर्चर्स कपिल, हम जाकर जब रिसर्च सेमिनार्स होते हैं यूनिवर्सिटीज में, मैं और आप हम बैठ के उनको जज कर रहे होते हैं, तो कोई पेन मैनेजमेंट कर रहा होता है, किसी ने जो है वो सर की पेन मैनेजमेंट कर ली, उसने देख लिया, तो वो दूसरा कोई हाथ की पेन मैनेजमेंट के ऊपर आ जाएगा। तो वो बात बिल्कुल सही है कि नकल के लिए भी अकल की जो जरूरत है, तो वो अकल का इस्तेमाल जरा थोड़ा सा फुकदान है उस चीज का हमारे यहाँ पर। तो यही शायद कुछ मेन रीजंस हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए है एकेडमिया का भी और आप लोगों का भी, जो आप लोग फील्ड के अंदर जाके काम कर रहे हो, प्रेम शायद सेकंड ही करें मेरी बात को, कि अब दिस इज द हाई टाइम कि जब हमें केस स्टडीज को कलेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर वो कुछ सक्सेस स्टोरीज हमारे पास हैं कि जी $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है, तो आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू नो कि भाई कैसे आई है वो $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, ताकि बाकी लोग 10 मिलियन की ना से ही किसी को 1 मिलियन की मिल जाए यार। लेकिन ये है कि वो फुट स्टेप्स तो नजर आए किसी को कि वो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कि स्टेप ए से बी पे कैसे गए थे, फिर सी पे कैसे गए थे और क्या किया था। तो दिस इज द हाई टाइम कि हमें अब डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आने की बहुत जरूरत है। प्रेम ने अपना हाथ रेस किया हुआ है, काफी देर जी से हम लोग बिल्कुल। गुफ्तगू कर रहे हैं और वो बेचारे हम काइंड बिल्कुल। इनफ टू वेट। जी, thank you so much for giving me a little opportunity to share. मैं यहाँ पे जो रिलेवेंस है ना, उस रिलेवेंस को थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, जो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस पूरी जर्नी में मिसिंग है। अभी उमा ने बात की कि जी $10 मिलियन या $1 मिलियन कैसे, तो मैं आपको एक बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी फ्लड आ रहा था और फ्लड के बाद तमाम जितने भी जो रिलीफ सर्विस प्रोवाइडर इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन थे ना, सबके जहन में जाहिर सी बात है और बहुत नेचुरल भी है कि जी राशन पहुंचा दें, खाना पहुंचा दें, कपड़े पहुंचा दें, सब चीजें वो पहुंचाना शुरू हो गए। एंड देयर वर टू फ्रेंड्स ऑफ माइन, वन वाज फ्रॉम मुल्तान एंड अदर वाज फ्रॉम अटक। उन्होंने जो है ना वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे, मेंस्ट्रुअल रिलीफ पे उन्होंने एक अवेयरनेस शुरू की कि भाई दिस इज समथिंग। उनका एक स्लोगन था, पीरियड डू नॉट स्टॉप इन फ्लड। एंड बिलीव मी, those two girls, without any registered NGO, without any institutional support, they have raised 10 million rupees. 1 करोड़ रुपए उन्होंने 3 महीनों में 2 लड़कियों ने रेज किए हैं। एंड दे हैव रीच्ड आउट टू 71,000 women. They have sent the menstrual sanitary products to 71,000 women. अभी यहाँ पे बेसिकली जो एम्फेसिस ये करना चाह रहा हूँ कि रिलेवेंस थे, उस चीज की रिलेवेंस थी। उनको पता था कि उनकी जो एफर्ट्स थी वो किसी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सोशल इशू को एड्रेस कर रही है। और उसके बाद फिर द वे दे एक्चुअली crafted the story of what services or what support they want to provide. और ना सिर्फ उसको लोकल मीडिया ने बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने, BBC वर्ल्ड ने उसको जो है ना वो मतलब कि फीचर किया है। IRC इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी की पे वो फीचर्ड हैं, बिल एंड मेलिना गेट्स ने उसको फीचर किया है। तो द थिंग इज दैट there were only 2 girls without any institution, without any registered body, without any prior like 10,000 Facebook or Twitter following. They just started and they have raised 10 million. परसों हम बैठे थे इस पे कि इसकी नेक्स्ट लेवल क्या होगा, हाउ वी कैन मेक इट सस्टेन, मेक इट कंटिन्यू। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी एजुकेशन है वो किंडरगार्टन से लेके और मास्टर्स तक, उसमें जो एंटरप्रेन्योरल कॉन्सेप्ट ना वो रिलेवेंस नहीं है। वो रिलेवेंस एक रूरल एरिया की हम बात कर रहे हैं, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, और हम उनको सोशल स्टडी, साइंस, मैथ्स और ये सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, जिसको पेरेंट को भी लगता है कि यार ये अगर 8 क्लास पढ़ गया, 10 क्लास पढ़ गया, इंटर पास कर गया या BA कर गया, इसको नौकरी कोई नहीं मिलने वाली, क्योंकि उसकी जॉब, उसकी एजुकेशन के अंदर रिलेवेंस नहीं है। द मोमेंट हमने एक चीज ये शुरू करनी है और करनी चाहिए, वो ये है कि उसके अंदर वो जो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के साथ साथ जो रिलेवेंस है ना, कि उसकी जो उसकी एजुकेशन है या उसका जो स्किल है, that is going to address the social issue, number one, and that is also bringing some economic empowerment to him or
and his or her family. तो that's where that वो जो leverage होगा, हमारा जो सारा काम है ना वो leverage होगा. अभी incubation center में भी हमारे पास जब जो भी individual आ रहा है वो already अपने 10, 12, 14, 16 साल सॉरी टू से लेकिन खराब करके फिर आ चुका होता है. कॉलेज लेवल पे एक अच्छी बात है रिलेटिवली, एटलीस्ट उन्होंने उसके 3-4 साल बचा दिए. उन्होंने मैट्रिक के बाद फौरन उसको पकड़ लिया कि बेटा ये एंटरप्रेन्योरल कॉलेज में तुम आ जाओ, थोड़ा सा कुछ समझ जाओगे. मैं कहता हूँ इट हैज टू बी अ स्टेप बैक. जैसे जूनियर सीईओ है ना, तो दिस इज द राइट टाइम कि वो 8th ग्रेड 9th ग्रेड या मैट्रिक ग्रेड में ही इस चीज को इनकलकेट कर रहे हैं. तो आई थिंक एक तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है रेलेवेंस को और अर्ली स्टेज पे उसकी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ करियर काउंसलिंग करने को. सेकंड इज दैट कि ये माइंडसेट क्रिएट करना कि एंटरप्रेन्योरशिप या माइक्रो बिजनेस इज नॉट समथिंग वियर्ड. मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि वो सो कॉल्ड एमए की डिग्री लेके और फिर वो क्लर्क की या इवन ऑफिस बॉय की जॉब के लिए ढूंढते फिरते हैं, लेकिन अगर उनको कोई स्किल्ड माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप का कहा जाता है कि जी दिस इज समथिंग यू कैन डू, तो वो चीज उसको शायद वो उसको उतना डिग्निफाइड नहीं समझता. वो उसमें उसकी शायद उसको लगता है कि इसमें मेरी डिग्निटी हर्ट हो रही है. हालांकि इट्स अदर वे अराउंड. वो जो जॉब है वो एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे होता है जिसमें वो ऑफ कोर्स खुद जॉब क्रिएटर बन जाता है, उसके साथ 3-4 वो और भी लाइवलीहुड सोर्सेज जनरेट करता है और फैमिलीज के लिए. बट जो माइंडसेट ना वो उसको अदर वे अराउंड करता है. तो आई थिंक उस माइंडसेट को भी कहीं ना कहीं शिफ्ट करने की जरूरत है, एंड दैट टू एट द अर्ली स्टेज. तो आई थिंक ये एक जस्ट रैपिंग अप रिमार्क्स थे मेरी तरफ से कि अगर हम रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में फोकस करना चाह रहे हैं और उसमें भी मजीद हम ये देखना चाह रहे हैं कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है ना. जितने जितने लोग प्राइमरी में एनरोल होते हैं उसमें सेकेंडरी तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारा ड्रॉप आउट हो चुका होता है, और फिर सेकेंडरी से जब वो कॉलेज पे आते हैं तो एक ड्रॉप आउट होता है, और कॉलेज से फिर यूनिवर्सिटी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट होता है. तो ऑन एन एस्टिमेट अगर 500 बच्चे ग्रेड 1 में एनरोल होते हैं तो यूनिवर्सिटी तक उस 500 में से शायद 10 भी नहीं पहुंचते. तो वो जो 490 है उसको हम कहाँ किस लेवल पे कब टैप करेंगे और कैसे टैप करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस. प्रेम, थैंक यू सो मच. आपने बहुत अच्छी ब्रीफिंग इस तरह से वो दी, और मुझे बहुत अच्छा लगा हमारा जो आपने जो बात की जैसे स्टार्टअप की, दैट इज एक्चुअली इंक्यूबेटेड एट एनआईसी हैदराबाद. और वो जो 2 लड़कियां हैं वो काम कर रही हैं और उनको ग्रांट मिला है, तो दे आर रियली डूइंग वेरी गुड जॉब. और उन्होंने अपना हैदराबाद की ही हैं और अब स्टार्ट किया है और काफी टाइम से इस पे काम कर रही है. नाउ दे आर टोटली फोकस्ड आफ्टर ऑल दीज थिंग्स ऑफ फ्लड में जिन्होंने इन कैंपेन्स चलाई हैं और काम किया है, तो दे आर मोर फोकस्ड कि अब हमें इस पे डेडिकेटली काम करना है. और इस तरह ही डेफिनेटली हमें जो मतलब केस स्टडीज हमें लोगों को बतानी होंगी जिससे कि वो शायद मोटिवेट होके और आगे बढ़ सकें. मेरा एक इस पे सवाल होगा जो आपने डिस्कशन की और सारे लोगों ने. देखें, हम अभी भी ये बात कर रहे हैं कि बच्चों को वो तालीम दी जाए, स्टूडेंट्स को उस लेवल पे लेकर आया जाए ताकि वो, लेकिन व्हाट अबाउट द फैकल्टी? क्योंकि वो चीज बच्चों में लेकर आने वाली तो फैकल्टी ही है ना. जो जब तक उनको नहीं लिया जाएगा, जब तक उनको उस लेवल पे, लाइक अगर हमारे पास यूनिवर्सिटीज में भी मोस्टली ऐसे लोग हैं मौजूद जो कि बहुत ओल्ड स्कूल माइंडसेट के हैं, तो हाउ कैन वी ब्रिंग दैट चेंज इन आवर सिस्टम? द क्वेश्चन इज ओपन फॉर ऑल. कोई भी उसका सवाल का जवाब दे सकता है. जी कपिल. का जवाब तो बहुत अच्छा है कि इस पे ना मैंने चेयरमैन एचईसी को भी बोला था जब मुझे मौका मिला